जब भी देखा नए अंदाज में दिखा, जब भी चाहा नई परवाज में मिला। कुछ ऐसी ही शख्सियत की मालिक हैं समयून खान, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। समाज सेवी हैं, रंगकर्मी हैं, राजनीतिज्ञ हैं और कई विधाओं की मालिक हैं और नए नए तरीके से लोगों की समाज सेवा करना चाहती हैं। जब भी देखो एक नए अंदाज में मिलती हैं, नई चीज़ें लेके आती हैं। महिला हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं। सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी की मेन बॉडी की महानगर उपाध्यक्ष हैं। एक ऐसी शख्सियत की मालिक हैं जिसने हाल ही में अभी बाबा राजू दास को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसका विरोध विधानसभा भवन के सामने किया, जो कि इनकी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। इनसे हम समसामयिक मुद्दों पर बात करेंगे, साथ ही साथ इनकी समाज सेवा को लेकर बात करेंगे इनके रंग कर्म की, जो कि ये रंगकर्मी भी हैं। बात करते हैं समयून खान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने राजनीति में आने से पहले बहुत समाज सेवा की है। क्या क्या समाज सेवा की है और आप कौन सी संस्था चलाती हैं? देखिए दानिश जी, हम लोगों ने 2015 में आस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड कराया, जिसके माध्यम से हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वच्छता, इन सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों का फोकस ऐसे मरीजों पर है जो सड़क के किनारे कहीं ना कहीं बहुत दयनीय स्थिति में पड़े होते हैं, जिनका कोई अपना नहीं है, या कुछ के अपने हैं भी तो वो उनको छूना नहीं चाहते हैं, उनके पास नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी दर्दनाक है कि उनके पास खड़े होना भी अच्छा नहीं समझते हैं लोग। तो ऐसे मरीजों को हम लोग सड़क से उठा करके, या जहाँ भी वो हमें मिलते हैं, हमें सूचना आती है, हम उठाते हैं वहाँ से, उनका पूरा इलाज कराते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं। और दूसरा, अभी हम लोगों का ये भी फोकस है कि बहुत ज़रूरतमंद परिवार जो है, जो अपनी बच्ची की शादी करना चाहता है लेकिन उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी शादियां भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करवाती है। जिस तरह से आपने बताया कि आप समाज सेवा करने, शादी की बात आपने की, तो जो शादियां आज के दौर में हो रही हैं, बहुत महंगी शादियां हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि समाज के अंदर जो महंगी शादियां हो रही हैं, एक ट्रेंड सेट हो रहा है कि आप महंगी शादी करिए, इससे कहीं ना कहीं गरीब बच्चियों के रिश्तों में दिक्कतें आ रही हैं, उस पर क्या कहेंगी? बिल्कुल गलत है। देखिए, मुझे लगता है कि पूरी तरीके से दहेज प्रथा जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। और दहेज प्रथा को भी छोड़िए, आजकल जो एक ट्रेंड चल गया है कि बड़े बड़े हॉल्स में शादियां करनी हैं, और जो है बहुत अच्छे बैंकेट हॉल लिए जाते हैं, बहुत अच्छा बुफे सिस्टम किया जाता है, और एक दो तरीके के खाने नहीं, मतलब 50 तरीके के खाने होते हैं उसमें। वीडियोग्राफी का इतना बड़ा खर्चा है। अगर एक लड़की तैयार होने जाती है तो उसमें भी आप देखिए 50,000 25,000 का पैकेज होता है दुल्हन को तैयार करने का। तो एक गरीब माँ बाप कैसे अफोर्ड करेगा ये परंपरा जो है हम लोगों को ही ख़त्म करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है वो देखा देखी पे चल रहा है। हम लोग सुनते रहे हमेशा से कि भेड़ चाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। लोगों ने देखा कि एक लड़की जो है वो अच्छे पार्लर में तैयार होने जा रही है, तो दूसरी लड़की के घर वालों को भी लगता है कि मतलब हमारी बेटी को भी तैयार होना चाहिए, और उनको भले ही वो कैसे भी कर्जा लेना पड़े, उधार लेना पड़े, लेकिन वो उस परंपरा को, उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। बात करें आपकी समाज सेवा के बाद, आप रंगकर्मी भी हैं, तो रंगकर्म में जाने का आइडिया कहाँ से आया और किस तरह से आपने कौन कौन से नाटक किए हैं? देखिए, मैं 4th क्लास में थी जब मैंने पहला स्टेज किया। तो शुरू से था मेरे अंदर, मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था। स्कूल में 12th तक मैंने लगातार हर साल जो भी ऐसे फेस्टिवल्स होते थे, जो भी प्रोग्राम होते थे, उसमें मैं प्ले करती थी। लेकिन यहाँ पे मुझे जब पता लगा कि थिएटर यहाँ पे भी हो रहा है, तो डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह का जो विंडरमेयर थिएटर है उसके बारे में मुझे पता लगा। फिर मैंने वहाँ के लिए ऑडिशन दिया। हालांकि काफ़ी समय हो गया उस ऑडिशन को, और वहाँ पे फिर जुड़ी रही, बहुत सारे प्लेस किए और बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि जब हम थिएटर करने लगते हैं तो बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, और लोग सलाह देते हैं कि अगर आप रंगमंच कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, लिखिए, और जितने अच्छे राइटर्स हैं उनके बारे में जानिए। तो वहाँ से ये बहुत सीखने को मिला, और कहीं ना कहीं और ज़्यादा संवेदनशीलता वहाँ से मिली। थिएटर को लेकर कोई खास मोमेंट जो आपको याद हो, हमेशा याद रहे? जी, हम लोगों ने एक्चुअली रामलीला एक होती है हमारे यहाँ विंडरमेयर में, तो उसमें राम का कैरेक्टर जो करते हैं, दानिश नाम है उनका, तो वो भी मुस्लिम समुदाय से हैं, और वहाँ पे मैं कैकेयी का कैरेक्टर करती हूँ इस रामलीला में।
तो वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा था, बड़ा क्योंकि टफ कैरेक्टर है आपका। हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर ऐसा जो बहुत सटल रहना है, जिसमें बहुत ज़्यादा चीखने के लिए नहीं है, चिल्लाने के लिए नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसा लेकिन कैरेक्टर। कैकेयी का कैरेक्टर कई सेट्स लिए हुए है, कहीं ममतामयी माँ है तो कहीं विलेन के रूप में भी उन्हें स्पॉट किया जाता है। कैसा लगता है ये कैरेक्टर करना आपको? देखिए, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जो खुद की छवि है वो उससे बहुत अलग है। तो उस चीज़ को पोर्ट्रे करना मंच पे, उसमें सारे शेड दिखाना, क्योंकि जैसा मैंने उसको निभाया, जब वो वर मांगती है स्टेज पे दशरथ से, कहती है कि मुझे ये वर चाहिए कि राम जो है वनवास के लिए जाएं और भरत को राज तिलक हो, तो वहाँ पे एक इमोशनल भी शेड दिखाना था और एक चतुराई वाला वो पार्ट भी दिखाना था कि हाँ वो अपना मकसद पूरा कर रही है। तो सारे ही शेड पूरे करने को मिले, और एज एन आर्टिस्ट, कलाकार के बतौर, ये बहुत सीखने के लिए था मेरे लिए। रामायण की विलेन कही जाती है कैकेयी, एक तरीके से विलेन का किरदार मान सकते हैं, लेकिन समयून खान को एज ए एक्टर वो कैसा कैरेक्टर है और क्या वाकई में विलेन थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैं आपको बताऊं, अगर कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी एक जसमा ओडन प्ले हुआ हम लोगों का, जिसमें एक ऐसी लड़की के बारे में वो पूरा प्ले था जिसे कहीं ना कहीं उस समय के जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया, उनके द्वारा शोषण किया गया, और उस लड़की के पूरे परिवार को शोषित किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि राजा चाहता था कि वो जसमा नाम की जो लड़की है वो उसके सामने समर्पण कर दे और कहीं ना कहीं समझौता कर दे जैसा राजा चाहता है वो। लेकिन जसमा नाम की जो लड़की थी वो किसी भी स्थिति में राजा के सामने उसने समर्पण नहीं किया और अपनी लड़ाई लड़ती रही। तो मुझे लगता है मैं उस कैरेक्टर से खुद को कनेक्ट करती हूँ कि मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ और लड़ती रहूँगी, किसी तरीके का कोई समर्पण नहीं। समयून खान राजनीति में आई तो समाजवादी पार्टी चुनी। समाजवादी पार्टी चुनने का कारण क्या रहा? कई अन्य पार्टियां भी हैं जो महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन आप समाजवादी पार्टी में गई। ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी थी जो आपको पसंद आई समाजवादी पार्टी की? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न मेरा जो था, उत्तर प्रदेश की दो मुख्य पार्टियों की अगर बात कर लें, दूसरी पार्टियों से भी ऐसे संदेश आए, मैं जा सकती थी, लेकिन सबसे पहला मेरा उद्देश्य है एक तो समाज सेवा के माध्यम से और राजनीति के माध्यम से भी कि हमारा समाज बंटना नहीं चाहिए। हमने हमेशा से सुना है कि हमारी सांस्कृतिक विभिन्नता में ही एकता है भारत देश की, तो उस चीज़ को मैं किसी भी स्थिति में ख़त्म होता नहीं देखना चाहती, और कोई भी ऐसी पार्टी के साथ मैं काम नहीं कर सकती जो इस विचारधारा को फॉलो करता हो कि भाई को भाई से लड़वाना है। तो ये भी बहुत बड़ी वजह रही। और समाजवादी पार्टी से जुड़ने का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, मैं बहुत एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जीवित थे तब, और मैं राजनीति में सक्रिय नहीं थी। संस्था के माध्यम से हम लोग लखनऊ गए थे, पार्टी कार्यालय पे कुछ काम था, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना था। उसी दौरान माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी से मुलाकात हुई, तो उनसे मेरी कुछ देर बात हुई। मतलब मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जब तक वो जीवित रहे उस दौरान मुझे उनका आशीर्वाद मिला और मेरी मुलाकात हुई उनसे। तो हम 2-3 लड़कियां थे, हम लोगों ने मुलाकात की, अंदर गए हम लोग, और मुझे उन्होंने कहा, स्पेशली माइक भी था वहाँ पे, 4-5 लड़कियां थीं, उन्होंने मुझे माइक दे करके कहा कि अपनी बात रखो, खड़े हो, बोलो। तो उस बातचीत के बाद उन्होंने हम सब लड़कियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये वो दौर नहीं है जब द्रौपदी की तरह अपना चीरहरण करवा लो, ये वो दौर है जब दुर्गा की तरह तुम्हें आगे आकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। और हम सबसे उन्होंने कहा कि एक्टिव हो, आओ समाजवादी पार्टी में, और मैं जो है अपने दौर में मैंने बहुत लड़कियों को बढ़ाया है, तुम लोग आगे आओ, हमारे यहाँ पार्टी हम चाहते हैं, मैं खुश होता हूँ देख करके। और ये बात कहते समय वो भावुक थे, सोचिए। तो वहाँ से मेरा एक परसेप्शन एकदम से बदला, और मुझे ये भी समझ में आ गया था तब तक कि अगर कुछ बड़ा करना है, समाज सेवा जो मैं अपनी संस्था के माध्यम से कर रही हूँ, अगर उसको बड़े लेवल पे करना है तो मुझे कोई ना कोई ऐसा संवैधानिक पद चाहिए, और मुझे राजनीतिक में कहीं ना कहीं एक्टिव होना पड़ेगा। इस वजह से जिस तरह से मुलायम सिंह जी की आपने बात की कि उन्होंने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए कई बातें उन्होंने कही, लेकिन एक उनका बयान है जो उनका मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ा कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। इसे किस तरह से लेती हैं आप? देखिए दानिश जी, इस तरीके के बयान जो काट छाट करके पेश किए जाते हैं,
इस तरीके के बयान और सभी पार्टियों में मुझे लगता है कोई ऐसा नेता बाकी नहीं होगा जिसके ऐसे बयान ना हो। नाम लेना अच्छा नहीं है इस इंटरव्यू में, बहुत राजनीतिक हो जाएगा। लेकिन जो अभी मैंने आपको बताई कि वो ये शब्द कहते हुए भावुक थे। उन्होंने कहा कि मैं खुश होता हूँ जब छोटी छोटी लड़कियां पार्टी में आती हैं और वो अपना एक अस्तित्व बनाती हैं, चुनाव लड़ती हैं और एक अपनी जगह बनाती हैं समाज में। ये कहते समय वो भावुक थे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आप उस बात पे कहीं ना कहीं ये बात भारी पड़ रही है। वो बात बहुत धुंधली हो जाती है इस बात की। जिस तरह से सभी पार्टियां महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है सिर्फ ये बातें हवा में हैं या फिर कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर भी काम हो रहा है? देखिए, और मजबूती से महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने की ज़रूरत है। बातें तो सभी करते ही हैं। कोई भी कार्यक्रम आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा समारोह होता है महिलाओं को लेकर के या कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है तो उसमें बातें तो करते ही हैं सब, लेकिन इसके लिए इनिशिएटिव हमें अपने घर से भी लेना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में ही लड़की के लिए अलग तरीके की नियम कानून है और लड़के के लिए अलग तरीके के नियम कानून है। तो उनको हम लोगों को खुद से ही इनिशिएटिव लेके बदलाव शुरू। इसके अलावा एक नए कानून और भी हैं, जैसे कि पति अगर पत्नी अगर प्रधान है तो लेकिन पत्नी प्रधानी नहीं चला रही है, पति चला रहे हैं। ऐसे ही आप किसी भी राजनीतिक स्तर पर चले जाइए, पत्नी को एक मोहरा बना के वो संवैधानिक पद हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन उसका निर्वहन जो है वो पति करता है। इस पर क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं सहमत नहीं हूँ इस चीज़ के लिए और मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। आपने देखा होगा, मैंने बहुत देखा है, आप लोग भी जानकार हैं, जब चुनाव होते हैं हम लोग कहीं भी किसी भी मोहल्ले में जाते हैं या किसी भी परिवार के साथ जब बातचीत करते हैं कि आप किसको वोट करेंगी, महिलाओं से जब खास तौर पे बात होती है तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस होती हैं अपने परिवार के मुखिया जो पुरुष है उनका। जी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा ये। उस परिवार का मुखिया मतलब महिला का पति या लड़की का पिता जिसको वोट डाल रहा है जिस पार्टी को, कहीं ना कहीं 90% वो लोग इन्फ्लुएंस होती है, उनकी अपनी राय नहीं घर के होती। मुखिया तय करते हैं कि वोट किसे करना है। जी, तो यही चीज जैसे अभी आपने कहा कि ये सभासद बन गई महिला जी, जी। और जो है प्रधान बन गई, सरपंच बन गई और जो है उसका असली इस्तेमाल मुहर जो है वो पति लगा रहा है, जी, मुहर पिता लगा रहा है या भाई लगा रहा है। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है अगर ऐसी कोई महिला है जिसको लगता है कि मुझे करना ही नहीं है, मुझे राजनीति में एक्टिव नहीं होना है या मुझे प्रधान का पद चाहिए ही नहीं, सभासद का पद चाहिए ही नहीं, तो उन लोगों को भी नहीं आना चाहिए। इससे ये होगा, एक अच्छी चीज़ ये होगी कि जो वाकई में जेन्युइन महिलाएं हैं, लड़कियां जो आना चाहती हैं आगे, उनको मौका मिलेगा। समीन खान के पास बरेली की महिलाओं के लिए क्या नए आइडियाज़ हैं जो कि उनकी ज़िंदगी बड़ा स्मूथ तरीके से चल सके? देखिए, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ दानिश जी। ये पहलू हमारे पास नहीं था, आपका जो अभी पता लगा है तो थोड़ा सा उसने डाला। मेरा प्लान है इस चीज़ के लिए कि इस विधानसभा में जहाँ से मैं जुड़ी हुई हूँ वहाँ पे जो ऐसी महिलाएं हैं जो वाकई में हैंडक्राफ्ट का काम कर रही हैं, जैसे बरेली का जरी आर्ट जो है वो बहुत फेमस है। आज के दौर में मैं देखती हूँ अभी के समय में बहुत से जरी के कारीगर ऐसी महिलाएं और इवन मेरे भाई जो बहुत से जरी के ऐसे कारीगर हैं, वो जो है कहीं पे मजदूरी का काम कर रहे हैं, या महिलाएं जो जरी का काम करती थीं या कढ़ाई सिलाई का काम करती थीं वो किसी के घर में झाड़ू पोछा कर रही हैं। 50% ऐसी महिलाएं मैंने देखी हैं और मैं फील्ड पे देखती हूँ। उन महिलाओं के लिए किसी भी प्रतिनिधि के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हमारी विधानसभा में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन लगे या फिर ऐसा कोई फैक्ट्री लगे या ऐसा कोई छोटा उद्योग लघु उद्योग जैसे कुछ इस तरीके के प्लान लाए जाएं, जिससे जो महिलाएं जो घरों में काम करती हैं बेचारी, जो बाहर नहीं निकलना चाहती, सोचिए वो अपने किस तरीके से अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके घरों में जा करके झाड़ू पोछा करने का काम कर रही हैं। वही महिलाएं जो है स्वाभिमान के साथ जी सकती हैं घरों में काम करके, अपना जो उनका हैंडक्राफ्ट का काम है, जो उनके पास हुनर है, उससे वो स्वाभिमान के साथ जिंदगी जी सकती हैं। लेकिन अफसोस ये है कि कोई प्रतिनिधि इन चीज़ों पर बात नहीं करता है। आपका कहने का मतलब ये है कि जरी नगरी बरेली जो जरी नगरी के नाम से फेमस थी वो कहीं ना कहीं गुम हो गई है और हमारे जनप्रतिनिधि उस चीज़ को वापस नहीं ला पा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसी चीज़ को लेके मेरा जो मानना है और मेरा जो प्लान है, मेरा प्लान यही है कि चूँकि मैं फैशन डिज़ाइनर की स्टूडेंट रही हूँ तो मेरे पास ऐसे बहुत से प्लान्स हैं, जिस प्लान के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल हैंडक्राफ्ट की चीज़ें बहुत ट्रेंड में हैं। हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी हो गई या कपड़े हो गए, तो उन चीज़ को लेकर के एक छोटी फैक्ट्री लगाई जाए
जिसमें इस क्षेत्र की सारी महिलाएं आ सकें और इज्जत की रोटी कमा सकें और अपने स्वाभिमान के साथ जीवन जी सकें। बात करें राजनीति की, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आपको महानगर उपाध्यक्ष बनाया है मेन बॉडी में, तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए जो बातें करती है वो पूरा भी करती है? बिल्कुल करती है। मैं बिल्कुल गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हूँ। मेरे पिता राजनीति में नहीं हैं, मैं किसी विधायक की बेटी नहीं हूँ, सांसद की बेटी नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि समाजवादी पार्टी में एक गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाली, सामान्य परिवार से आने वाली एक लड़की को भी इतना मौका दिया जाता है कि वो जाकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी बात कह सके और जो है वो प्रदेश स्तर की भी राजनीति कर सके और जनपद स्तर की भी राजनीति कर सके और मेन बॉडी में जिम्मेदारी के साथ अपना पद लेकर के और काम कर सके। विधानसभा कार्यालय की बात करें, विधानसभा के सामने अभी आपने प्रदर्शन किया राजू दास के खिलाफ, क्या था पूरा इंसिडेंट जिसके वीडियो वायरल हुए हैं आपके और फोटोज वायरल हुए हैं? देखिए, राजू दास ने एक ट्वीट किया था, रिपोस्ट करते हुए एक ट्वीट किया था कि बहुत अभद्र शब्द, मुझे लगता है वो हम लोग आमतौर पे बोलना भी पसंद नहीं करेंगे, बहुत ही खराब भाषा में, वो सभी को पता है, आप बात आदरणीय नेताजी के लिए उन्होंने जो कहा, तो उस चीज़ से हम लोग बहुत आहत थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने नेताजी को सामने से देखा है, हम लोग जानते हैं कि उनका व्यवहार, उनका आचरण किस तरीके का रहा और जिस तरीके से शोषितों, वंचितों, मजलूमों के लिए उन्होंने कितने काम किए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है और उनका जीवन कितना संघर्ष से भरा रहा। उसके बाद अगर उनके लिए इस तरीके की अभद्र भाषा बोली गई तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस चीज़ से आहत हुए और फिर हम लोगों ने ये योजना बनाई कि इसके खिलाफ कुछ तो होना चाहिए। और चूंकि हम लोग अपना मैसेज पूरे प्रदेश में पहुंचाना चाहते थे, इसलिए हमने वो स्थान चुना ताकि हमारा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा ये जो गूंगी बहरी सरकार है उसके कानों तक पहुंच सके। और हालांकि हम लोग बहुत कम लड़कियां थे, लेकिन इतना तेज़ हम लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश की जो बहरी सरकार है उसके कानों तक आवाज़ पहुँचे और इस तरीके के जो जहरीले लोग हैं, जो नफरती लोग हैं, जो आपस में समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मुलायम सिंह यादव पर एक लगातार आरोप लगता रहा कार सेवकों पर गोली चलवाने का, जो कि जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ा और आज भी विपक्षी दल, खासतौर पर बीजेपी, इस बात को टारगेट बनाता है कि कार सेवकों पर गोली चलवाने के मुख्य विलेन जो हैं मुलायम सिंह यादव हैं। इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? दानिश जी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मुझे लगता है कोई, मैं कहने में गुरेज नहीं करूँगी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक से जो ये सारी चीज़ें प्रचारित होती हैं सिर्फ उसी का नतीजा है। उस समय जब गोली चली थी तब तत्कालीन वहाँ के जो अधिकारी थे जिनके नेतृत्व में ये गोली चली और जो वहाँ पे मौजूद थे, नृपेंद्र मिश्रा उनका नाम था, आज वो राम मंदिर के ट्रस्ट में बहुत उनका अहम ओहदा है और उस मंदिर के ट्रस्ट में वो मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। तो मैं कहती हूँ अगर सवाल पूछना है तो ये क्यों नहीं पूछा जाता कि उस समय जो तत्कालीन अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, नृपेंद्र मिश्रा जी, उनको क्यों आपने राम मंदिर सेवा ट्रस्ट में सम्मिलित कर लिया? अगर आपको इतनी दिक्कत है तो उनको कैसे आपने शामिल किया? और अफसोस ये कि इस पे कोई बात नहीं करना चाहता, बस एक ही चीज़ प्रचारित है कि नेताजी ने कार सेवकों पर गोली चलवा दी। ये गलत है, दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। आपका कहने का मतलब है बीजेपी सिलेक्टिव राजनीति कर रही है? बिल्कुल निसंदेह, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर मुद्दे पर ये लोग बहुत सिलेक्टिव हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कितने अपराध हो रहे हैं, महिला अपराध जो है लगातार बढ़ रहे हैं, अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके देखें। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो घटना होती है उस पर ये लोग कितने मुखर हैं और उत्तर प्रदेश में जो घटना होती है उस पर कितने चुप हैं। मगर यूपी की सरकार तो लगातार कह रही है कि हम जो हैं महिला अपराधों के प्रति सजा देने में नंबर 1 है। हमने महिला अपराध रोक दिए हैं, जगह जगह फ्लैक्स लगे हुए हैं, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, जिसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि महिला अपराध रोकने में यूपी नंबर 1। इस पर क्या कहेंगी? दानिश जी, आपने जो अभी बात कही कि जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, बस इतनी वास्तविकता है बस बोर्ड तक ही ये वास्तविकता है। आप लोग तो खैर मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को सब पता है। हम लोगों के बरेली जनपद में ही अभी 2024 में कितनी घटनाएं सामने आ गई बलात्कार की और महिला अपराध की, किसी से छुपा नहीं है। पूरे प्रदेश में लगातार महिला अपराध की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि उस चीज़ को सुधारने के बजाय
ये लोग जो है फ्लैक्स लगाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ झूठ प्रचारित किया जाता है कि 2017 से पहले जो है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब गुंडई होती थी, तब महिलाएं निकल नहीं पाती थी, सड़कों पर चलना मुश्किल था और बच्चियां जो है पढ़ने नहीं जा पाती थी, अब लड़कियां सुरक्षित हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा, मुझे लगता है इसको कहना चाहिए, ये भारत के गृह मंत्री कहते हैं कि यूपी में कोई भी लड़की गहने पहन के रात के 12 बजे भी निकल सकती है, इस पर क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले आपको बरेली की घटना बताना चाहती हूँ। एसएसपी ऑफिस के पास एक कपल जा रहा था, उनके साथ सुबह मॉर्निंग वॉक पे था, उनकी चेन स्नेचिंग की जाती है, उनकी चेन छीन ली जाती है एसएसपी ऑफिस के पास में। सोचिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि माननीय गृह मंत्री जी की बात कहाँ तक सच है। लखनऊ में इस तरीके की घटनाएं मुझे लगता है 2024 में ही 10 से ज़्यादा घटनाएं, कम से कम 10 कह रही हूँ, चेन स्नेचिंग की और लूटपाट की घटनाएं, कितनी घटनाएं हैं जो हो रही हैं लगातार और हुई हैं। अब आप वही बात है ना, बेशरम बन के सामने आके कह दो कि हमारे सरकार में कुछ नहीं होता ऐसा, लड़कियां बहन बेटियां जो है रात में निकल सकती हैं। मैं तो इतनी बड़ी बात कह रही हूँ, रात में 10 बजे के बाद कोई लड़की अकेले निकल के दिखा दे ऐसे ही, अगर उसको ईव टीजिंग जैसी कोई चीज़ का सामना ना करना पड़े, उसको देख करके कोई लड़का व्यंग्यात्मक रूप से गाना ना गाए, वो सुरक्षित महसूस करे अपने आप को, किसी भी चाय की टपरी पे, चाय की किसी भी दुकान पे अगर एक लड़की अकेले रात के 10 बजे बैठ करके चाय पी ले और सुरक्षित महसूस करे, तब मैं मानूंगी कि वाकई में जो है कानून है उत्तर प्रदेश में। यूपी की कानून व्यवस्था को कितने नंबर देंगी? 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगी समयन खान? नहीं, कुछ नहीं दूंगी, 10 में से 0। बिल्कुल बेकार व्यवस्था है। और एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर आप लोग देख लीजिए, कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर। सोचिए, इतने अपराध हो रहे हैं हमारे यहाँ। अभी आपने देखा होगा 2024 में लगातार 9 महिलाएं, हमारे यहाँ बरेली जनपद में 9 महिलाओं की हत्या की गई एक मनचले के द्वारा। बाद में वो बहुत मुश्किल से उसका पता लग पाया। तो अगर इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है तो ये अपराध हो कैसे रहे हैं? अगर आप लोग कह रहे हैं कि जो है 0 टॉलरेंस है, कहीं कोई अपराधी जो है वो सब छोड़ के भाग गए उत्तर प्रदेश, तो कहाँ से ये अपराधी आ रहे हैं? तो ये कहने की बात है, जो है दिखाने के दांत और खाने के दांत और, वही वाली बात है। वापस लौटते हैं आपकी समाज सेवा पर। समाज सेवा में अब समयन खान के पास क्या विजन है बरेली के लोगों के लिए, यूपी के लोगों के लिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका मुख्य उद्देश्य जो है वो सेवा ही होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग भटक गए हैं आज के समय में इन चीज़ों से। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरा राजनीति में सक्रिय होने के पीछे केवल और केवल सेवा का उद्देश्य है। और आगे मेरा विजन ये है कि अपनी विधानसभा, जिस क्षेत्र में मैं बिलोंग करती हूँ, या पूरे बरेली बिलोंग करती हैं? पूरे बरेली जनपद की ही बात करते हैं, पूरे बरेली जनपद में अभी मैं काम कर रही हूँ। तो मेरा उद्देश्य ये कि आगे चल करके ऐसी महिलाएं जो सशक्त नहीं हैं, उनके लिए कुछ इस तरीके की व्यवस्था की जाए कि वो अपना स्वावलंबन भी जिंदा रख सकें और बहुत सशक्त रूप से अपना कमा सकें, खा सकें, अपने बच्चों को पाल सकें। और ऐसे लोगों के लिए मेरा प्लान है एक आश्रम। मैं हालांकि अभी तक रिवील नहीं किया, आप लोग के सामने कर रही हूँ, बहुत एक्सक्लूसिव है ये। एक आश्रम मेरा प्लान है तैयार करने का, जिसमें हर धर्म, हर समुदाय, हर वर्ग के लोग रह सकते हैं। ऐसे लोग जिनको घर से निकाल दिया गया है, जो कहीं से भटक करके यहाँ पर आ गए हैं, या ऐसी महिलाएं भी जिनको ससुराल ने भी नहीं रखा और मायके वालों ने भी नहीं रखा, कहीं ना कहीं स्टेशन पर रहने को मजबूर हैं, दर बदर की ठोकर खा रही हैं, ऐसी महिलाएं भी। और ऐसे बुजुर्ग जिनको उनके बच्चे रखना नहीं चाहते हैं, कहीं भी सड़कों के किनारे छोड़ दिया या फिर स्टेशन पर ले जा करके छोड़ दिया। तो ऐसे बुजुर्ग और ऐसी महिलाओं और हर नागरिक, मतलब मुझे लगता है बरेली का हर व्यक्ति उस आश्रम में रह सकेगा और इज्जत की ज़िंदगी जी पाएगा, और उसको एक परिवार का अनुभव होगा कि हाँ, ये हमारा परिवार है। उसमें कोई धर्म नहीं होगा, कोई जाति नहीं होगी, कोई वर्ग नहीं होगा। आने वाले समय में हम समयन खान को क्या विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर देख सकते हैं? देखिए, ये पार्टी का सारा निर्णय होगा, और जो भी मुझे आदेश दिया जाएगा वो मैं फॉलो करूँगी उस चीज़ को। लेकिन बरेली की जनता जो है उसने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत सम्मान दिया है, और जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं उनको मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि उनकी उम्मीदों को साकार करने लायक बन पाऊँ। क्योंकि अभी जिस लेवल पर मैं काम कर रही हूँ
वो अपनी संस्था के लेवल पे जो काम कर रही हूँ वो उतना बड़ा काम नहीं कर सकती जितना राजनीति में एक कोई पद लेकर के जो कर सकती हूँ, वो एक बहुत बड़े लेवल पर काम कर पाऊँगी। तो मुझे उम्मीद है कि सभी की जो उम्मीदें हैं उन पर खरी उतरूँ। तो अंत में ऐसा कोई सपना जो कि अभी तक आपका अधूरा हो, जैसे आप पूरा करने के लिए जी जान लगा सकती हैं? देखिए, मेरा सपना यही है जो मैंने आपको बताया कि एक ऐसा घर हो हमारा, जी। जो हमारी संस्था है आस, तो आस का ही एक ऐसा घर हो जिसमें किसी को सोचना ना पड़े आने से पहले। बरेली जनपद में ही मैंने बहुत से ऐसे आश्रम देखे हैं जहाँ पर बाकायदा समुदाय और धर्म देख करके एंट्री दी जाती है। तो ये इस चीज़ से मैं बहुत दुखी रहती हूँ और मेरा हमेशा से मकसद यही है। और मेरा सपना, आपने जो पूछा, मेरा सपना ये है कि बस इस लायक बन जाऊँ कि कोई भी ज़रूरतमंद मेरे पास आए तो मैं उससे ये ना कह पाऊँ कि ये मेरे स्तर की बात नहीं है। कोई भी ज़रूरतमंद आए तो मैं इतना कर सकूं, कम से कम उससे कह सकूं कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं प्रयास कर सकती हूँ और आपके लिए करूँगी। और जो मैंने बताया कि हमारा एक ऐसा घर हो, एक ऐसा आश्रम हो जहाँ पर किसी को भी झिझकना ना पड़े आने से पहले। जो भी बेघर है, जो भी लावारिस है, उसके लिए एक घर तैयार करना मेरा सपना है और उम्मीद करती हूँ कि वो होगा बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ समयून खान, जो अपनी कई बातों से नए मुद्दे निकाल के लाई और कई बातें ऐसी कहीं जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई थी। लगातार बनी हुई हैं समाज सेवा में। इनका एक सपना है कि एक ऐसा घर बना पाएँ, जो घर ऐसा हो जो कि समुदाय विशेष के लिए ना हो, धर्म विशेष के लिए ना हो। ऐसा घर हो जिसमें सभी समुदाय के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी तबके के लोग रह सकें।